देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, मतलब वो जगह जहां पहुंचने के लिए हमारे युवा अपनी अपनी आधी जिंदगी किताबों पर झुके हुए निकाल देते हैं। बिल्कुल, रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो जब सपनों का यही शिखर एकदम खौफनाक वास्तविकता में बदल जाए। एक ऐसा माहौल जहां कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हो। और ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की। मतलब महज 60 दिन, सिर्फ 2 महीनों के एक छोटे से अंतराल में इस एक सिंगल कैंपस में 4 छात्रों ने अपनी जान ले ली। बाप रे, ये डेटा सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल यार, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक चीख है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की ना पूरी दीवारों को हिला रही है। तो आज इस गहरी चर्चा का हमारा जो मिशन है वो इसी बात की तह तक जाना है। राइट। हमें ये समझना है कि देश के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले संस्थानों में छात्रों के कल्याण की जो व्यवस्था है वो इस तरह से कैसे ढह रही है। इस संकट का असली मूल कारण क्या है, चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। तो यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र की ये त्रासदी कोई अलग थलग घटना नहीं है। मतलब ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अचानक से नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़े और गहरे संकट का एक सिम्टम या लक्षण है। ये उस पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल उठाता है जिसे हमने प्रीमियर और एलीट का टैग देकर हर तरह की जवाबदेही से मुक्त कर दिया है। सही बात है। और उस कैंपस में जो हुआ उसके बाद की जो स्थिति है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। 60 दिनों के भीतर जब 4 मौतें होती हैं तो कैंपस का माहौल कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, पैनिक तो होगा ही। एग्जैक्टली। छात्रों का गुस्सा, उनकी हताशा और असुरक्षा एकदम चरम पर थे। भारी अशांति फैल गई, प्रोटेस्ट हुए और मामला इतना तूल पकड़ गया कि राज्यसभा में, मतलब सोचिए, राजनीतिक स्तर पर इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। और पता है, जब बात संसद तक पहुंचती है ना, तो प्रशासन पर कुछ ठोस करते हुए दिखने का भारी दबाव होता है। हाँ, फिर तो एक्शन लेना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो एनआईटी प्रशासन ने वही किया जो क्राइसिस मैनेजमेंट की प्लेबुक में सबसे ऊपर लिखा होता है। उन्होंने तुरंत एक 5 सदस्यीय जांच पैनल बना दिया और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ कमिटियों का गठन कर दिया। हाँ, वो तो टिपिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन प्रशासन ने जो एक और कदम उठाया ना, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब लिटरली। कौन सा कदम? उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को वापस उनके घर भेज दिया। ओह हाँ, ये फैसला मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी जंगल में भयंकर आग लगी हो और प्रशासन आग बुझाने के बजाय लोगों से कह रहा हो कि भाई आप कुछ दिन शहर से बाहर चले जाइए। राइट। जब आप वापस आएंगे तो शायद आग खुद ही बुझ चुकी होगी। मतलब ये तो बस टाइम काटने वाली बात हुई ना। ये तो ऐसा है जैसे किसी की हड्डी टूट गई हो और आप उसे बस पेन किलर दे रहे हैं। दर्द कम हो जाएगा पर हड्डी जुड़ेगी थोड़ी। ये फ्रैक्चर और जंगल की आग वाला नजरिया ना, हालात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। प्रशासन का ये कदम पूरी तरह से एक रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट है। बिल्कुल। छात्रों को घर भेज देने से कैंपस की जमीन पर जो चीख पुकार मची थी, वो भले ही कुछ समय के लिए शांत हो गई हो, लेकिन इससे वो जहरीला माहौल नहीं बदला जिसने उन छात्रों को उस चरम कदम तक पहुंचाया। हाँ, वो प्रेशर तो वहीं का वहीं है। एग्जैक्टली। जब वे छात्र छुट्टियों के बाद वापस उसी हॉस्टल, उन्हीं क्लासरूम्स और उसी दबाव के बीच लौटेंगे, तो क्या बदला हुआ होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये फैसला दिखाता है कि प्रशासन और छात्रों की वास्तविक मानसिक स्थिति के बीच कितना गहरा अलगाव है। एक भयानक डीप डिस्कनेक्ट। और इस डीप डिस्कनेक्ट को अगर हम थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं समझ सकती हूँ। डेटा क्या कहता है? हमारे स्रोत जो राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े सामने रख रहे हैं वो इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि ये आग सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। 2018 से लेकर 2023 के बीच। ओके। इन 5 सालों में हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की है। 98? बाप रे। हाँ, 98। और सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से है। मतलब ये वो जगह हैं जिन्हें देश का हर युवा अपना मक्का मानता है। और यहीं पर हमें इन 98 मौतों के पीछे के
क्यों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जब हम इन एलीट संस्थानों के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें इसके भीतर के मैकेनिज्म को देखना होगा। ये वो छात्र हैं जो अपने जिलों, अपने स्कूलों के टॉपर रहे हैं। हाँ, हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे। राइट। उन्हें हमेशा बताया गया है कि वे सबसे खास हैं, लेकिन जब वे इन संस्थानों में कदम रखते हैं तो अचानक उनका मुकाबला उन हजारों छात्रों से होता है जो उन्हीं की तरह होशियार है। ओह हाँ, सबका आईक्यू लेवल एकदम हाई होता है। एग्जैक्टली। यहाँ आकर वे अचानक से खुद को औसत या एवरेज महसूस करने लगते हैं। हाँ। ये जो मनोवैज्ञानिक झटका होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। और शायद यहीं से वो इम्पोस्टर सिंड्रोम जन्म लेता है, जहाँ उन्हें लगने लगता है कि यार मैं तो यहाँ के लायक ही नहीं हूँ, मेरी तो यहाँ जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन सिर्फ प्रतियोगिता ही तो एक वजह नहीं हो सकती ना। पढ़ाई का दबाव तो हर जगह होता है, किसी भी नॉर्मल कॉलेज में भी होता है। बात सिर्फ पढ़ाई के दबाव की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जो इस दबाव को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम। अच्छा, वो कर्व वाला सिस्टम। हाँ, इस व्यवस्था में आपको सिर्फ अच्छा प्रदर्शन नहीं करना है, आपको दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना है। अगर पूरी क्लास ने 90% स्कोर किया है तो भी किसी ना किसी को तो फेल होना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड्स एक कर्व पर दिए जाते हैं। ये तो बहुत बहुत ब्रूटल है ना? ये सिस्टम छात्रों के बीच एक जीरो सम गेम पैदा कर देता है, जहां एक की सफलता दूसरे की विफलता पर टिकी होती है। वहां कोई किसी का दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब मैं अपने नोट्स क्यों शेयर करूंगा अगर उससे मेरी ग्रेड्स कम हो जाएंगे? एग्जैक्टली। वहां कोई अपने नोट्स साझा नहीं करता, कोई अपनी कमजोरियां नहीं बताता। इससे ना एक भयानक अकेलापन पैदा होता है। और मुझे लगता है कि ये अकेलापन और भी गहरा हो जाता होगा जब हम इसमें सामाजिक और आर्थिक दबाव को जोड़ते हैं। बहुत सही पॉइंट है। मतलब कई छात्र छोटे शहरों या गांवों से आते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें इन महंगी कोचिंग क्लासेस में भेजने के लिए शायद अपनी जमीनें बेची होती हैं या भारी कर्ज लिया होता है। बिल्कुल, और उस कर्ज का बोझ उन छात्रों के कंधों पर अदृश्य रूप से हमेशा मौजूद रहता है, हर दिन। हाँ। इसके साथ ही भाषा और संस्कृति की एक बहुत बड़ी दीवार होती है। एक हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र जब अचानक एक ऐसे एलीट, अर्बन और पूरी तरह से अंग्रेजी संचालित माहौल में आता है ना, तो वो एकदम एलियन फील करता होगा। बिल्कुल। वो खुद को बहुत कटावा महसूस करता है। उसका कॉन्फिडेंस तो क्लासरूम में प्रोफेसर के पहले लेक्चर के साथ ही टूट जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब ये सब हो रहा होता है तो सिस्टम में ऐसा कोई सेफ्टी वाल्व नहीं होता जो इस दबाव को थोड़ा भी कम कर सके। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठ रहा है। बताइए। अगर ये सिस्टम इतना ही क्रूर है तो क्या हम एक्सीलेंस के नाम पर जानबूझकर एक ऐसा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला माहौल बना रहे हैं? क्या हम ये मान बैठे हैं कि जो इस मानसिक प्रताड़ना को झेल जाएगा बस वही असली हीरा है? अगर इन संस्थानों को देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को तराशने के लिए बनाया गया था, तो क्या बेहतरीन होने की कीमत इंसानियत को दांव पर लगाकर चुकाई जा रही है? देखिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हमारी उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की जो परिभाषा है ना, वो पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। हाँ। हमने उसे सिर्फ प्लेसमेंट के पैकेजों, ग्लोबल रैंकिंग्स और ग्रेड्स तक सीमित कर दिया है। मतलब सिर्फ पैकेज से ही बच्चे की वैल्यू तय हो रही है? बिल्कुल। जब किसी संस्थान की सफलता का पैमाना इस बात से तय होता है कि उनके कितने छात्रों को करोड़ों रुपए का पैकेज मिला, तो उस सिस्टम में छात्र इंसान नहीं रह जाते। वो बस डेटा पॉइंट बन जाते हैं। एग्जैक्टली। वे सिर्फ डेटा पॉइंट बन जाते हैं। मजबूत मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का अभाव और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का न होना, ये कोई छोटी मोटी कमियां नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं है, जब तक कि वो उनकी पीआर इमेज को खराब ना करे। ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। तो अगर ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव है, जो सिर्फ तब जागती है जब कोई त्रासदी हो जाए, तो इसे प्रोएक्टिव या सक्रिय कैसे बनाया जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारे स्रोतों में एक राष्ट्रव्यापी ढांचे यानी नेशन वाइड फ्रेमवर्क की बात की गई है, लेकिन ये ढांचा जमीन पर काम कैसे करेगा? तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इस ढांचे को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारने के लिए हमें यह समझना होगा कि संकट अचानक नहीं आता। मतलब वो पहले से हिंट देता है। बिल्कुल, वो इतने पीछे कई सुराग छोड़ता है। इसीलिए सबसे पहला कदम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना है। इसका मतलब है
संकट के चरम पर पहुंचने से पहले ही जोखिम वाले छात्रों की पहचान कर लेना। अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगने से पहले फायर अलार्म या स्मोक डिटेक्टर बज जाता है। बिल्कुल वैसा ही। हम आग लगने का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताइए, अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा? क्या हम छात्रों के हर कदम पर नजर रखेंगे? नहीं, ये निगरानी या सर्विलेंस के बारे में नहीं है, ये पैटर्न पहचानने के बारे में है। पैटर्न कैसे? देखिए, आज के डिजिटल युग में संस्थानों के पास छात्रों का बहुत सारा डेटा होता है। अगर कोई छात्र लगातार क्लास मिस कर रहा है, जो कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से आसानी से पता चल सकता है। अगर उसके मेस के कार्ड का इस्तेमाल अचानक से बहुत कम हो गया है, जिसका सीधा मतलब है कि वो खाना नहीं खा रहा है, या फिर उसके ग्रेड्स अचानक से तेजी से गिरने लगे। अच्छा, तो ये सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं। हाँ, ये सारी डेटा पॉइंट्स ना अलग अलग विभागों में बिखरे होते हैं। एक प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम इस पूरे डेटा को एक जगह लाकर रेड फ्लैग या खतरे के संकेत जनरेट करता है। वाह, ये तो बहुत ही तार्किक और एकदम डेटा संचालित अप्रोच है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? मशीन या सॉफ्टवेयर आपको बता सकता है कि फलां छात्र के पैटर्न में बदलाव आया है, ठीक है, लेकिन उस छात्र के कमरे का दरवाजा खटखटाने के लिए तो एक इंसान की जरूरत होगी ना। और मुझे नहीं लगता कि कोई छात्र किसी डीन या एडमिनिस्ट्रेटर के सामने खुलकर अपनी कमजोरियां बताएगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर इस समाधान का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, पीयर सपोर्ट नेटवर्क। मतलब उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त। हाँ, छात्र सबसे पहले अपने रूममेट, अपने लैब पार्टनर या अपने दोस्तों के सामने टूटते हैं। प्रशासन को इन छात्रों के बीच ही एक कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। ये कैसे होगा? कुछ छात्रों को बेसिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वे अवसाद या डिप्रेशन के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचानें। उन्हें ये सिखाना होगा कि अगर उनका दोस्त लगातार कमरे में बंद रहता है या उसकी बातों में निराशा है, तो उसे जज करने के बजाय उसे प्रोफेशनल हेल्प तक कैसे ले जाएं? बिल्कुल, उसे पेशेवर मदद तक कैसे पहुंचाया जाए। यार, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरे समीकरण में ना शिक्षकों की भूमिका को लेकर मुझे थोड़ी उलझन है। क्यों, क्या हुआ? स्रोतों में फैकल्टी सेंसिटाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन एक प्रोफेसर का काम अपनी फील्ड की एडवांस रिसर्च करना और उसे पढ़ाना है। क्या हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वे 100-200 छात्रों से भरी क्लास में हर एक के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें? मतलब वे कोई प्रशिक्षित थेरेपिस्ट तो है नहीं? नहीं, हमें फैकल्टी को थेरेपिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। फैकल्टी सेंसिटाइजेशन का असल मतलब है उनके व्यवहार में एम्पैथी या सहानुभूति लाना। बात ये नहीं है कि वे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बने, बात ये है कि वे समस्या का हिस्सा ना बने। इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, मतलब समस्या का हिस्सा कैसे? देखिए, कई बार प्रोफेसर क्लास में किसी छात्र को किसी सवाल का जवाब ना दे पाने पर बुरी तरह अपमानित कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या असाइनमेंट लेट होने पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो छात्र के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर देती हैं। तो सेंसिटाइजेशन का मतलब शिक्षकों को बस ये समझाना है कि उनके सामने बैठे छात्र सिर्फ रोल नंबर नहीं है, वे युवा हैं जो घर से दूर एक भारी दबाव में जी रहे हैं। सही बात है। अगर कोई छात्र प्रोजेक्ट में पिछड़ रहा है तो उसे ताना मारने के बजाय प्रोफेसर बस इतना पूछ सकता है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। हाँ, सिर्फ इस एक वाक्य से किसी की जिंदगी बच सकती है। उन्हें छात्रों की परेशानी को पहचानने और सही विभाग तक निर्देशित करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मतलब उन्हें समस्या को सुलझाना नहीं है, बस उसे बदतर होने से रोकना है। एग्जैक्टली। और सही दिशा दिखानी है। लेकिन ये सब तभी संभव है ना जब पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हो। बिना इसके तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र ने मान लीजिए जांच कमेटियां बना भी दी हैं, तो क्या गारंटी है कि उनकी रिपोर्ट किसी फाइल में बंद होकर धूल नहीं खाएगी? हमेशा तो ऐसा ही होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पारदर्शिता के बिना ये सारे उपाय एकदम खोखले हैं। जब कोई त्रासदी होती है तो कमेटियां बनती हैं, वादे किए जाते हैं और जैसे ही मीडिया का ध्यान हटता है सब कुछ भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल, सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। इसीलिए जांच के नतीजे, चाहे वे प्रशासन की कितनी भी बड़ी नाकामी क्यों न उजागर करें, वे सार्वजनिक होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। हाँ, छात्रों को ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि किन नीतियों में बदलाव हो रहा है, काउंसलिंग का बजट कितना बढ़ाया गया है और शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है। जब प्रशासन अपनी गलतियां खुलेआम स्वीकार करेगा ना,
तभी छात्रों का उस व्यवस्था पर दोबारा भरोसा कायम हो सकेगा। तो अगर हम इन तमाम बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये पूरी चर्चा ना सिर्फ एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस हर युवा के बारे में है जो एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर इन संस्थानों में जाता है। अकादमिक और ढांचागत दबाव के कारण इस तरह से होनहार प्रतिभाओं का खो जाना किसी एक कैंपस की विफलता नहीं है, ये एक राष्ट्रीय शर्म है। इसमें कोई शक नहीं है। और हमें अपने सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदलना होगा। संस्थानों की ब्रांडिंग उनके एलुमनाई के पैकेज से नहीं, राइट, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि उनका सपोर्ट सिस्टम कितना मजबूत है। असली उत्कृष्टता वो है जहां एक छात्र न केवल एक बेहतरीन इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर निकले, बल्कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान भी रहें। एग्जैक्टली। सक्रिय देखभाल यानी प्रोएक्टिव केयर को अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य शर्त मानना होगा। ये एक ऐसा संदेश है जो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता। जो भी इस वक्त इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट दुनिया की गलाकाट प्रतियोगिता में हो या जीवन के किसी भी ऐसे मोड़ पर जहां दबाव आपको कुचल रहा हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक प्रेशर कुकर बिना सेफ्टी वाल्व के सिर्फ तबाही लाता है। बहुत सही बात कही आपने। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए वो सपोर्ट नेटवर्क, वो सेफ्टी वाल्व बनना होगा। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद किसी रिपोर्ट या डेटा शीट में नहीं लिखा है, लेकिन जो लगातार मेरे जहन में गूंज रहा है। पिछले 5 सालों में 98 जाने गई हैं। ये सिर्फ 98 मौतें नहीं हैं। जरा सोचिए, इस देश ने क्या कुछ खो दिया। उन 98 होनहार दिमागों में शायद कोई ऐसा था जो कल को एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर बनाता। बिल्कुल। कोई ऐसा जो किसी लाइलाज बीमारी का इलाज खोज लेता, या कोई ऐसा जो भविष्य में एक महान लीडर बनता। हमने उन 98 अनकही कहानियों को, उन 98 अनछुए आविष्कारों को हमेशा के लिए खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी व्यवस्था ने एक धड़कते हुए इंसान से ज्यादा किताबों और नंबरों को अहमियत दी। ये बहुत गहरी बात है। क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस जटिल मुद्दे को डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए विषय, नए डेटा और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, सही सवाल पूछने से ही असल बदलाव की शुरुआत होती है।